नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र विजन पे। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का 7th ज्योग्राफी ये शुरू कर चुके थे। 5वां टॉपिक चल रहा था जल, लेकिन 2 दिन वीडियो निरंतर आपको नहीं मिल पाया, इसके लिए सॉरी। और कक्षा को आज आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, आधा तो हो चुका था जल, कहाँ तक देखते हैं हो गया है। चलिए देख लेते हैं कहाँ तक था भाई, तरंग तक शायद। हाँ, तरंग यहां से शुरू करना है बस, इससे पहले इससे आगे बता चुके हैं। तरंग से देखते हैं तरंग क्या होता है, तरंग को जानेंगे। तरंगे समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह प्रश्न आज समुद्र के किनारे जो गेंद खेलता है और गेंद किनारे पे चली जाती है, समुद्र तरंग पे चली जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। यह दृश्य, ये जो गेंद चला गया, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। मतलब यहाँ से गेंद खेलते खेलते पानी में गया और तरंग आया तो फिर से पानी के यहाँ से फेंक दिया, कहाँ गेंद को, कहाँ पे, किनारे पे। समझे? तो ये बहुत अच्छा देखने में लगता है। वैसी प्रकार जिस प्रकार कुत्ता को कोई चीज फेंकेगा ना, लाके फिर रख देगा मुंह में, मुंह से लाके रख देगा, आपको दे देगा। कभी कभी कॉमेडी बॉलीवुड में दिखाया गया है। समझे? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। ये पॉइंट आपके नोट्स लायक है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता या गिरता है, इसे क्या कहते हैं? इसे तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं या तरंग कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। ये भी नोट्स में लिखने लायक है कि विशाल तरंग कब उठेगा भाई। एक तूफान जब आएगा ना, उस समय भी विशाल तरंग उठेगा। समझे? विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। जो ये तरंग है, इतना ज्यादा लहर उठती है कि बहुत सारा विनाश हो सकता है। कैसे? क्योंकि रिहायशी एरिया में चला जाएगा जल ना, और तट क्षतिग्रस्त हो जाएगा, इसलिए यह बहुत विनाश हो सकता है, मतलब भयावह हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित क्यों होता है? 2-3 कारण है, सिंपल नोट्स में लिखने लायक। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन, मतलब समुद्र के गहराई के नीचे भूस्खलन के कारण क्या होता है? महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, मतलब इधर से उधर जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकती है। यह जो क्रिया दिख रहे हैं ना, ज्वालामुखी या फिर भूकंप, ये सब समुद्र के तल पे आएगा तो ये समय क्या होता है? लगभग 15 मीटर तक यहाँ 10-10 फीट में एक मंजिला मकान बना है, तो मीटर से बात हो रहा है। 15 मीटर लगभग 32-33 फीट ना जी। गिरनी तो उतना अच्छा नहीं है मेरा, देख लीजिएगा। लगभग मतलब 6-7-8 मंजिल तक पानी चला जाएगा। सोचिए, तो डूब नहीं जाएगा पूरा रिहायशी एरिया, तो इससे क्या हो जाएगा? विध्वंस होगा। सिंपल सा बात है। जिसे सुनामी कहते हैं। जब विशाल ज्वारीय तरंग 15 मीटर तक ऊंचाई उड़ते ये सतह से टकराती है तो इसे क्या कहते हैं? जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। अब तक जितना भी धरती पे सुनामी आया है ना, 150 मीटर तक उठा है। 150 मीटर, समझ रहे हैं? बाप रे बाप, 150 मीटर तो आप समझ सकते हैं बुर्ज खलीफा डूब जाएगा भाई, इतना ऊंचा ना। 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चल रही थी। मतलब 700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। लगभग सोचिए क्या तरंग होगा। समझे? 700, आप 60-70 में बाइक चलाते हैं ना, यही तो लगता है
कि तूफान चल रहा है भाई, 60 70 80 90 तक जाते जाते तो हालत खराब लगता है कि क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ 700 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से ये तरंग 150 मीटर मापा गया था, जो सबसे अधिक ऊंचाई वाला ये आया था। सोचिए क्या होगा। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। ये जो 2004 वाला सुनामी आया था भारत के तटीय क्षेत्रों में, स्पेशल बंगाल की खाड़ी वाला एरिया में, तो यह भारत को अधिक क्या किया था, विनाश पहुंचाया था। मैंग्रोव को, जनमानस को, रिहायशी एरिया में पानी पहुंच गया था। उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु ये सब तट बहुत क्षतिग्रस्त हुआ था। समझे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे भारत सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित कब हुआ है, तो कब, 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट भारत की दक्षिणी बिंदु है। अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार पूरा है, निकोबार द्वीप समूह सबसे अंतिम द्वीप जो है इंदिरा पॉइंट है उसका नाम। समझे, इंदिरा पॉइंट नाम है। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ, ग्रेट निकोबार के अंतर्गत इंदिरा पॉइंट है। ये इंदिरा पॉइंट डूब गया। कैसे भाई, सुनामी के चलते। ये बात भी, लेकिन नवीनतम आंकड़ा बता रहा है कि इंदिरा पॉइंट अब निकल चुका है। समझे। विशेष देखने के लिए आप क्या कीजिए, सिंपल सा बात है। ये सब तो हमको लगता है क्रियाकलाप सुमानी पृथ्वी का तांडव है, ये सब आप देख लीजिएगा खुद से। समझे, इसमें ज्यादा हमको नहीं उलझना है और उसकी जरूरत भी नहीं है आपको। समझे, आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा सुनामी क्या इंदिरा पॉइंट अब निकला कि नहीं निकला है। हमको जितना पता है कि शायद निकल चुका है। समझे। चलिए, क्या है ज्वार भाटा, क्या है ज्वार भाटा को समझते हैं। ये ज्वार क्या है और भाटा क्या है, दोनों का मायने क्या है। समझे। दिन में 2 बार नियम से, मतलब पूरा रूल्स के साथ, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये नोट्स में लिखने वाला बात है कि ज्वार किसे कहते हैं भाई, महासागरीय जल उठेगा तो ज्वार, नीचे जाएगा तो भाटा, क्योंकि पहले ज्वार पहले भाटा। यहाँ क्या लिखा, उठना एवं गिरना। उठेगा तो ज्वार, गिरेगा तो भाटा कहेंगे। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। क्या बोल रहा है भाई, जल क्या बोलता है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक, यहाँ तट है, समझे, ये तट है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये तट है। समझे, जल जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देती है, सब डुबो देती है, तब उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। मतलब तट पे घुस गया पानी, उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। इसको समझ लेते हैं। मतलब जब जल, ये तट है, मान लीजिए यहाँ पे पानी है, ये पानी है, और जब जल नीचे निम्नतम स्तर पे जाएगा, ये लेयर से भी नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, लौटते समय और नीचे चला जाता है, इसे क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे। मतलब निम्नतम स्तर तक पहुंच जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है। तट यहाँ पे है, इससे भी पीछे चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। अगर इससे पीछे गया है तो पानी कहीं ऊपर हुआ है, पानी धरती पे कहीं ऊपर हुआ है, क्योंकि पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं सभी महासागर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझे, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा तो आपको पता है ना। चंद्रमा है, सूर्य है, क्यों आता है ज्वार भाटा, अभी इसे समझते हैं। समझे, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। सिंपल सा बात है, ज्वार भाटा धरती पे क्यों आता है, सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आता है। ये भी नोट्स में लिखने लायक बात है। समझे, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, पृथ्वी का ये जल है ना, चंद्रमा के
निकट होता है, चंद्रमा के निकट होता है तो चंद्रमा खींचेगा। ये जल मान लीजिए, ये उजरका क्या है, ये जो उजरका है वो क्या है भाई, उजरका पानी है। आई हरिका, हरिकवा क्या है, हरे ना जी, नीला, नीला क्या है, धरती है। तो ये जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये क्या है, चंद्रमा, ये चीज देख रहे हैं, ये चंद्रमा है, मून चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा जब नजदीक हो तो चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचेगा। ये खींचा, ये इधर खींचा तो ये चीज और फैल गया इधर, ये जब फैला है ये सिकुड़ेगा और इधर भी उठ जाएगा। समझ रहे हैं चीज, तो ये उठ गया। तो यही बात है कि ये जो नीचे धंसा है तो ये भटा होगा, समझे। ये जब नीचे धंस रहा है कौन, तो भटा होगा। और समझिए ये ऊपर गया है तो यहाँ पे स्थल होगा, तो ऑब्वियसली उठान होगा, तो 15-15 मीटर ऊंचा हो जाएगा लगभग ज्वार, उसे ज्वार कहेंगे, समझे। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगाई है और साथ में सूर्य भी लगा दी है। देख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा तीनों एक साथ लग रहा है। यहाँ सिर्फ सूर्य का, इधर चंद्रमा का, समझिएगा। इधर सूर्य लगा रही है, इधर चंद्रमा लगा रही है। सूर्य ढेरी दूर है, सूर्य बड़ा है लेकिन ढेरों दूर है, चंद्रमा नजदीक में है। चंद्रमा नजदीक में तो चंद्रमा सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगाएगा। तो एक प्रश्न यहां से भी आपसे पूछेगा कि ज्वार भाटा जो आता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, तो सबसे अधिक ताकत चंद्रमा लगाती है या फिर सूर्य? तो आप कह सकते हैं चंद्रमा। चंद्रमा छोटा है लेकिन नजदीक है ना, सूर्य बहुत दूर है, इतना सा बात है। तो इसलिए देख रहे हैं ज्यादा खींच लिया, इधर थोड़ा कम खींचा है। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, क्या बोल रहा है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अधिकर्षित होती है। भाई क्या होती है, अभिकर्षित, अभिकर्षित मतलब इधर खिंचाती है, अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये अभिकर्षित हुआ तो उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं। ये पूर्णिमा है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य तीनों सीधे में होती है। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। क्यों भाई, क्यों ऊंचा ज्वार उठेगा? क्योंकि सूर्य भी खींच लिया इधर, चंद्रमा भी खींच लिया इधर, तब ये सब कुछ इधर खींचेगा तो पानी और नहीं खींचा जाएगा जी। तो सिंपल सा बात है, पूर्णिमा दिन आपको प्रश्न पूछेगा कि सबसे उच्च ज्वार किस दिन, पूर्णिमा या अमावस्या दिन, तो आप सीधा मारेंगे पूर्णिमा दिन। तो पूर्णिमा दिन इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। ये जो पूर्णिमा दिन ज्वार आता है इसे क्या कहते हैं, बृहद ज्वार। तो आपको पूछेगा प्रश्न, बृहद ज्वार किस दिन आएगा, अष्टमी को या फिर क्या नाम है भाई, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, या इनमें से सभी? तो आप किसे मारेंगे, पूर्णिमा के दिन। इसे बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। कैसे भाई, ये समझ में आया? ये बात क्या है, सूर्य और चंद्रमा चौथी या पश्चिमी दिन है, समझे। जब ये 90 डिग्री का एंगल बना लेगा तो निम्न ज्वार आएगा। कैसे आएगा भाई, ये भी इधर बल लगा रहा है, ये भी इधर बल लगा रहा है, तो कितना ज्यादा लगाएगा, कम लगाएगा, सिंपल सा बात है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट है, उच्च ज्वार नाव संचालन में सहायक होता है। जो उच्च ज्वार आता है उसमें नाव संचालक में मतलब मदद मिलता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। पानी जब तट की ओर बढ़ेगा और साथ में नाव चलेगा तो स्पीड में ना लेके चल जाएगा जी। तो ये बात बता रहा है कि ज्वार, उच्च ज्वार क्या करता है, नाव संचालन को अधिक मदद पहुंचाता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, इसलिए ज्वार भाटा जब उच्च ज्वार आता है तो मछली पकड़ने में मदद होता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेकों मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना
कठिनाइयों के मछलियां पकड़ पाते हैं, समझे। ढेरों मछली ज्वार के चलते तट पे पहुंच गया, वहां पे पकड़ दिया। कौन पकड़ा भाई? मछुआरा पकड़ेगा, और कौन पकड़ेगा ना। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, समझे। ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करेगा। कुछ स्थान ऐसा है जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, कच्छ वाला क्षेत्र है, ये सब में ज्वारीय ऊर्जा से बिजली पैदा किया जा रहा है। और बिजली पैदा करने के लिए तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत खंड जो है, यहाँ पे बिजली ज्वारीय ऊर्जा से पैदा करने के लिए उत्तम जगह है। तो यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा से कर सकते हैं बिजली पैदा। महासागरीय धाराएं समझते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। ये पॉइंट नोट्स में लिखने लायक है। महासागरीय धाराएं क्या है? निश्चित दिशा में, मतलब सालों भर एक के दिशा में निश्चित आकार लेके, गर्म या ठंडा निश्चित, समझे। तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर, महासागर का जो सतह है, सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। कुछ महासागरीय जल धाराएं गर्म हो सकती है, कुछ ठंडी भी, जैसे गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, लेब्राडोर ठंडी जलधारा। ऐसी सैकड़ों जलधाराएं छोटी छोटी एवं 10-15 तो गिन के बड़ी बड़ी जलधारा है जो क्या है भाई, समुद्र तल पे बहती है, समझे। सैकड़ों थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगा, 10-15 तो क्लियर है जो बड़ी बड़ी जलधारा। ऐसे छोटी छोटी जो अन्य को नाम दिया गया स्थानीय नाम, वो सैकड़ों पूरी जाएगा। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। लगभग जितना भी भूमध्य रेखा के पास जलधाराएं उत्पन्न होगी वो गर्म जलधारा होती है एवं ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। यह जलधारा अगर यहाँ पे बारीकी समझिएगा, ये अगर विषुवत रेखा से ये डायरेक्शन में बहेगी दोनों तरफ, देख रहे हैं ना, तो ये गर्म जलधारा होगा। अगर इधर से कहीं पे भी धरती पे कोनों में ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलेगी तो ठंडी जलधारा, अब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहेगी पानी, मतलब जलधारा, तो वो गर्म जलधारा होगी, समझे। सिंपल सा बात है। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है। ये बात है, ध्रुव से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है, समझे। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती है। देखिए सेम टू सेम जो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के बारे में हम ऐसे बोल दिए थे और वो सेम टू सेम बात लिखा है। ये नहीं कि ये पहले से जानते थे, हम अचानक निकला, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम इधर से जाती है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर उधर से लेब्राडोर आती है, इसलिए बता दिए हम, समझे। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। ये जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो किसी क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है। कैसे? यहाँ से सर गए गर्म जलधारा लेके, तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे गर्मी के दिन हो जाएगा, ऑब्वियसली तापमान को देगा बढ़ा के। सामान्यतः तापमान बढ़ जाता है, गर्मी, समझे। अगर ठंडी जलधारा है और ठंडी जलधारा जिस ओर से बहेगी तापमान को गिरा देगी, ऑब्वियसली, समझे। तो गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। अब मान लीजिए जहां सर गर्म जलधारा इधर से गई, उधर से ठंडी जलधारा आई यहाँ पे मिल गया, जैसे गल्फ स्ट्रीम इधर से लेब्राडोर जलधारा, ये दोनों मिल जाएगा तो फॉग उत्पन्न होगा। क्या होगा? फॉग उत्पन्न होगा, कवक पैदा होगा, सार्गेसम, समझे, सार्गेसो होगा। ये सार्गेसम एक कवक टाइप का पौधा है, समझे, प्लैंक्टस नाम है, ये सब है, कवक टाइप का होगा। जीव नहीं, उसे घास कह सकते हैं, जो मछली खाने के लिए उसको आएगा। अब मान लीजिए गर्म ठंडा दोनों लड़ा इस जगह, तो फॉग होगा और घास उगेगा बहुत ज्यादा, और उस घास को खाने के लिए मछली आएगा और मत्स्य पालन सर्वाधिक होगा। कहाँ पे? जहाँ गर्म जलधारा ठंडी जलधारा मिलेगी।
सिंपल सा बात है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण है। जापान के आसपास भी यही होता है और उत्तरी अमेरिका के पास पूर्वी तट पे जब इधर से गल्फ स्ट्रीम उधर से लेब्राडोर जलधारा आती है, तो ये बात है। जलधारा बताएंगे। चलिए ये था आज का टॉपिक और खत्म हो गया। जल को समझे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। क्या है? छठा है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। वन्य जीवन क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, इसे भी समझेंगे कल के टॉपिक में। तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्त को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जुड़ते रहिए और शाम 9 बजे मेरे से जुड़िए। देखिए जरा किसमें कितना है दम। उस सीरीज से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न उत्तर लाइव चलता है, वहाँ पे आप भी उत्तर जवाब दीजिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। और संध्या 5 बजे ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर उपस्थित होते हैं, तो उसे भी देखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं, बाय बाय।